आइए आज हम ओजेनेसिस के बारे में देखते हैं। इसमें पहले थोड़ा सा परिचय आपको बताते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक जनन अंग। जो ह्यूमन फीमेल्स की बात करें अपन तो 2 ओवरी होती है उनमें, ठीक है, जो कि जो विच प्रोड्यूस एग्स और ओवा। जो ओवा या एग है जो प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रीट करते हैं, और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है ये भी सिक्रीट किया जाता है इनके द्वारा, जो ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। अब इसमें आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ओवरी है, ठीक है, ये जो लिगामेंट्स वगैरह से ये जुड़ी हुई होती हैं। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ओवरी का जो ओवेरियन फॉलिकल और जो कॉर्पस लूटियम है और जो ओवरी का डायग्राम है उसके बारे में अपन जानते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है, ओवरी की संरचना, अंडाशय की जो संरचना है इसके बारे में अपन देखें तो ये ओवरी जो फ्लैट एंड मतलब फ्लैट ओवेड जो बॉडीज है, ठीक है, ओवेड ये जो संरचना है जो ये 4-5 सेमी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई 2 सेमी आप ले लीजिए, और इस प्रकार से ये इसका आकार है 4x2x1 सेमी में इसका आकार होता है, साइज, ठीक है। ये जो ओवरी है ये अटैच रहती है हाइलम टू द ब्रॉड लिगामेंट, बड़ा जो लिगामेंट है उसके, अभी जो पीछे डायग्राम में आपने देखा था उसमें ये मिजोवेरियम और जो ओवरी का जो लिगामेंट है मिजोवेरियम, इससे ये जो अटैच होती है, ठीक है। ये जो हाइलम है जो द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मिजोवेरियम, ठीक है, ये हाइलम का है, कनेक्टिव टिश्यू है मिजोवेरियम का, एंड ओवेरियन लिगामेंट है इसमें जो कंटिन्यूअस होता है ओवेरियन स्ट्रोमा में, जो अंडाशय है उसका जो अंदर का भाग है स्ट्रोमा, उसके ये साथ जुड़े होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम है अंडाशय में, जो जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम जो पाई जाती है, ये मिजोवेरियम ही इसको गिव राइज टू जर्मिनल एपिथेलियम, मिजोवेरियम से ही ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसमें जो 2 जोन दिखाई देते हैं, एक को आप बाहरी जो भाग है उसे कॉर्टेक्स बोल देंगे, और जो मध्य भाग है इसे अपने मेडुला बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया ओवेरी है, इसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, इसके बाद में जो ये जर्मिनल एपिथेलियम इसमें विभाजन होते रहते हैं, ठीक है। इसमें विभाजन के बाद में ये प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल है इनकी उत्पत्ति होती है। ये जर्म सेल क्या होती है, देखिए स्पर्म है, ओवा है, ये जर्म सेल है, ठीक है, और ये जिससे उत्पन्न होते हैं उन्हें भी अपन जर्म सेल, और जो एक तो स्पर्म, ओवा या युग्मक गैमिट्स, और ये जो गैमिट्स जिन सेल से उत्पन्न होते हैं उन्हें अपन जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। तो इससे प्रीमोर्डियल जर्म सेल की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में ये विभाजन करती हुई आगे ऊगोनिया का निर्माण, या जिसे अंड मात्र कोशिका या ऊगोनिया कहते हैं, ठीक है, ऊ मदर सेल्स बोल देंगे। ये सारी की सारी इनमें समसूत्री विभाजन होता है, ये 2n ही होती हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो ऊगोनिया है ये अंड मात्र कोशिका, इसमें डिवीजन होते हैं, समसूत्री विभाजन, ये बनाती है प्राइमरी oocyte, और ये कुछ फॉलिकुलर सेल या पोषक कोशिका भी बनाती है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें क्या है, ये प्राइमरी oocyte ये भी 2n होता है, ठीक है, प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंड कोशिका, ठीक है, ये 2n होता है। इसमें फिर आगे इसमें ग्रोथ फेज आती है, वो अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो ऊगोनिया है जो 2n है, ठीक है, ये इसकी जो मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब गुणन अवस्था, इसकी 3 अवस्थाएं हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था, दूसरी ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था, तीसरी मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन फेज में सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, ऊगोनियम है 2n है, ठीक है, इसमें विभाजन होते होते ये वापस जो प्राइमरी oocyte और कुछ फॉलिकुलर सेल बनाती हैं।
अब ये प्राइमरी oocyte ये ग्रोथ फेज में आता है और इसमें काफ़ी सारा जो इसमें वृद्धि होती है, ठीक है, इसमें ग्रोथ फेज आती है। इस ग्रोथ फेज में इसका आकार साइज काफ़ी जो बढ़ जाता है। अब अपन वैसे समझे, देखिए पहले तो एक बात का ध्यान रखिए, अर्धसूत्री विभाजन इनमें होते हैं जो 2 स्टेज पे, एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट, और एक दूसरा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, मियोसिस सेकंड, ठीक है। और इसी अर्धसूत्री विभाजन को अपन मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट और मैच्योरेशन डिवीजन सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि जो 2n एक कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका से जो 4 युग्मक जो बनते हैं, n होते हैं, ठीक है। अब जो जैसे मान लो 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है, मान लो प्राइमरी oocyte है, प्राथमिक oocyte है जो डिप्लॉइड जो द्विगुणित होता है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट या मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, या जिसे रिडक्शन डिवीजन भी अपन कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसके बाद में उससे बनेगा द्वितीय oocyte या सेकेंडरी oocyte बनेगा, जो कि हैप्लॉइड होता है, और क्रोमोसोम की संख्या उसमें कितनी होती है, n, ठीक है। ये प्रथम पूरा हुआ है, प्रथम परिपक्व विभाजन या फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट हो गया। इसके बाद में इसमें सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन, द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है, उससे अपन जो मियोसिस द्वितीय कहलाएगा। लेकिन ये होता भाई, पहले ही 23 गुणसूत्र बन गए ना सेकेंडरी oocyte में, लेकिन वापस भाई एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, अब लेकिन इन 2 में विभाजन होगा और 4 कोशिकाएं बनती हैं वापस, तो रहना तो n ही है। इसलिए इसमें ये द्वितीय जो द्वितीय परिपक्व विभाजन है, मियोसिस द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, लेकिन ये होता है समसूत्री जैसा है, ठीक है, समझ गए होंगे आप बिल्कुल। अब अपन देखें इसमें तो oogenesis की, अंडजनन की 3 फेज हैं। पहली फेज मल्टीप्लिकेशन, जिसके द्वारा oogonia का निर्माण होता है, ठीक है। oogonia का निर्माण पैदा होने से पहले ही हो चुका होता है, ठीक है। जब फीमेल बेबी है वो जो गर्भाशय के अंदर ही होती है, तब भी उसमें oogonia का निर्माण पैदा होने से पहले ही हो चुका था। ये लगातार प्राइमरी oocyte बनाते रहते हैं, ठीक है, ये लगातार प्राइमरी oocyte बनाते रहते हैं, प्राथमिक oocyte, यानी जन्म के वक्त ओवरी के अंदर प्राथमिक oocyte ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्राथमिक oocyte में ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है, ग्रोथ फेज, ठीक है। ग्रोथ फेज, इस अवस्था में जो क्लीवेज विदलन है और जो गेस्ट्रुला तक काम आने वाले सभी आवश्यक प्रोटीन है और जो लिपिड है उसका संचय होता है इसमें। इसके लिए अत्यधिक मात्रा में mRNA बनते हैं, RNA, tRNA, ये सारे बनते हैं। इसलिए एम्फीबियन की जो oocyte है ना, एम्फीबियन मतलब जो फ्रॉग वगैरह आते हैं ना जिसमें, एम्फीबियन उभयचर, एम्फीबियन की oocyte की जो डिप्लोटीन अवस्था में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ये जो प्रोफेज की अवस्था है ना, जो आप पढ़ चुके होंगे आशा करता हूँ मैं, तो एम्फीबियन की oocyte की डिप्लोटीन अवस्था में लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम का निर्माण होता है। इसी दौरान न्यूक्लियोलस का साइज भी 2000 गुना तक बढ़ जाता है। यह पूरी प्रक्रिया प्रीवाइटोलोजेनेसिस के अंतर्गत आती है, जिसमें दिए हुए एग में या जो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया आदि की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लीवेज के दौरान आवश्यक ऊर्जा के लिए योग का निर्माण भी होता है, योग यानी पित्तक का निर्माण भी होता है, जो कि लीवर यकृत में पित्तक का निर्माण का होता है, लीवर में, या फैट बॉडीज, कुछ वसाकाएं होती हैं, उनसे बनते हुए सोल्यूबल फॉर्म में एग के अंदर लाया जाता है। सोल्यूबल घुलनशील में बदल जाएगा, फिर ये एग में ले आएंगे वहां पे, ठीक है। जहां एग का माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एग का माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें विस्कस या इनसोल्यूबल फॉर्म में बदल देता है। योग क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। योग है वर्टिब्रेट में, इनका वर्टिब्रेट जो कशेरुकी होते हैं उनका योग तो प्लेटलेट्स के रूप में पाया जाता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में योग का है जो ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। योग में क्या है, कार्बोहाइड्रेट सबसे कम मात्रा में होता है 1% के आसपास, फोस्फोलिपिड 30 से 35%, एल्बुमिन होता है 15 से 20% के आसपास, ठीक है। ये लाइपोविटिलाइन, फोस्फोविटिन होता है ये इसमें। अब क्या है, जो ग्रोथ फेज हो गई, मैच्योरेशन में इसमें क्या होता है देखिए, इसमें प्राइमरी oocyte से एग बनने तक की, जो प्राइमरी oocyte से है, प्राथमिक जो अपन पढ़ के आए हैं कि जो जन्म के वक्त प्राथमिक oocyte है, इसमें एग बनने तक के जैसे मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय तथा सभी जो पोलर बॉडी के बनने की पूरी प्रक्रिया,
मैच्योरेशन फेज के अंतर्गत आती है। अब इसमें देखें जैसे ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन कुछ जीवों में ओव्यूलेशन प्राथमिक अवस्था, प्राइमरी oocyte अवस्था में एस्केरिस है, डॉग है, फॉक्स है, ठीक है, कुत्ते है, लोमड़ी वगैरह, इनमें। बाकी जीवों में सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय का पूर्ण होना स्पर्म के साथ क्रिया पर निर्भर करता है। स्पर्म अगर टच करेगा तो ये जो प्रोसेस आगे पूरी होंगी। इसी के आधार पर जैसे टाइप्स ऑफ एग हैं, अंडे के प्रकार हैं, ये योग या योग की मात्रा और वितरण के आधार पर इनको अपन डिफाइन करते हैं इनको। जैसे मान लो अगर योग बिल्कुल हो ही नहीं या बहुत कम हो, ठीक है, योग की मात्रा के आधार पर, तो उस अंडे को अपन कहेंगे एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल। देखिए केंट नाम के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो माइक्रोलेसिथल के लिए एलेसिथल एग का यूज किया था कि जैसे मान लो मैमल्स है, मनुष्य है, तो इनके एग इन्होंने बोल दिया कि ये एलेसिथल है। जैसे कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ह्यूमन एग कैसा है, तो एलेसिथल केंट के अनुसार। लेकिन फिर ये बताया गया वर्ल्ड में, विश्व में ऐसा कोई एग नहीं है जो जिसमें पित्त की मात्रा थोड़ी ना थोड़ी बहुत सभी में पाई जाती है, ठीक है। तो एलेसिथल यानी मैमल्स में अगर बहुत कुछ है तो माइक्रोलेस, थोड़ा बहुत अगर पित्त की मात्रा है तो माइक्रोलेसिथल। यानी कितने प्रकार के होगी देखिए, माइक्रोलेसिथल को ये एलेसिथल बोला गया है केंट के द्वारा। इसे अपन ओलिगोलेसिथल भी बोल देते हैं, ठीक है, पित्त की मात्रा के आधार पर। दूसरा एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल यानी बहुत कम मात्रा है या नहीं हो, ठीक है। दूसरा मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल मतलब मध्यम मात्रा हो पित्त की। इसके एग्जाम्पल जैसे एम्फीबियंस हैं, और अपने जो अभी पढ़ गए हैं ना अपने एलेसिथल के बारे में भी बताया, इस वो आता है मेमल्स में, ठीक है। दूसरा मीजोलेसिथल अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें एम्फीबियंस यानी पित्त की मात्रा मध्यम हो, ना ज़्यादा ना कम। तीसरा पोलीलेसिथल, पोलीलेसिथल मतलब पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, पोलीलेसिथल। इसे अपन मैक्रोलेसिथल भी बोल देंगे। पोली मतलब बहुत ज़्यादा पित्त का है, मैक्रो मतलब मैक्रोलेसिथल बहुत ज़्यादा पित्त का है, ठीक है। और वितरण के आधार पर है, मतलब वितरण कहाँ है, तो इसको डिस्कोइडल भी इसी में आता है, ठीक है। डिस्कोइडल जो एग डिस्कोइडल है वो पोलीलेसिथल ही होगा या मैक्रोलेसिथल होगा, ठीक है, जैसे मुर्गी का अंडा है। अब पित्तक बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, पित्तक बहुत ज़्यादा हो लेकिन केंद्रित हो, केंद्र में ही हो, तो सेंट्रोलेसिथल, ठीक है, जो इंसेक्ट में होता है, कीट में, ठीक है। और जो कवच भी है, जैसे सेल अंडा होता है जो जैसे मुर्गी का अंडा है, उसके कवच के आधार पर अगर कवच है तो क्लीडोइक एग, उसे जिस अंडे के ऊपर कठोर कवच पाया जाता है उसे क्लीडोइक एग कह देंगे, और जिस पर नहीं पाया जाता सेल, अगर कठोर जो कवच है सेल है नहीं पाया जाता तो उसे नॉन क्लीडोइक एग। रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स हैं, प्रोटोथीरियन इन RAM, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स, प्रोटोथीरियन है, उनमें क्लीडोइक एग बोलते हैं, इनमें जो सेल पाया जाता है बाहर की तरफ। अब जैसे oogenesis में जब से अपने ह्यूमन में देखें, ह्यूमन के केस में thousands of oogonia divide rapidly from 2nd to 7th month of gestation period। गर्भाशय जो गर्भ काल है उस दौरान दूसरे से लेकर 7वें महीने के जो दौरान ऊगोनियाएँ काफ़ी रेपिडली जो डिवाइड करती हैं, ठीक है। और वो जर्म सेल कम से कम 7 मिलियन यानी 70 लाख जर्म सेल्स बना लेती हैं। 7 मंथ के बाद में इनके जर्म सेल हैं ये जो, और बर्थ होने तक, जन्म होने तक इसमें काफ़ी जो मतलब गिरावट आती है इनमें, ये वापस कम हो जाती हैं, कुछ नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। बचती हैं लास्ट में ले देख के 1 मिलियन, लगभग 10 लाख के फॉलिकल्स के आसपास बचते हैं, जिनमें प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, जिनमें मियोसिस से स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन डिप्लोटिन या जो डाइकाइनेसिस डिप्लोटिन स्टेज है उसमें ये अरेस्ट हो जाता है, रुका रहता है। मियोसिस फर्स्ट में ही ये रुका रहता है, ठीक है ना, वहीं रुक गया। इसके बाद में प्यूबर्टी के टाइम आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस समय जो LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से जो मियोसिस फर्स्ट है ये वापस रीस्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे आप देखें तो एवरेज अगर 12 साल की जो एज में अगर
ओवल्यूशन स्टार्ट होता है और 50 साल तक अगर माने अपन तो टोटल कितने बचे, 38 साल तक, 38 ईयर तक ओवल्यूशन हुआ और 1 महीने का एक हुआ तो टोटल 38 इंटू 12 और ये लगभग 436 यानी 436 से ओवा पूरे जीवन काल में इतने ही बनने हैं। लेकिन कहाँ स्टार्ट जो मिलियंस में हुए थे और लेकिन ये बनते इतने ही हैं। ठीक है, अब आके अपन नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि जो अपन अभी पढ़ के आए हैं ओगोनियम में ये 2n है और जो प्राइमरी oocyte है जो 2n ये भी 2n होता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसके बाद में इसमें विभाजन होता है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है इसमें, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्यूबर्टल लाइफ स्टार्ट होगी 12-13 साल बाद में। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा होएगी ब्लड में, उस टाइम ये जैसे सेकेंडरी oocyte में बाद में बदलना है। ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte बाद में पोलर बॉडी है वो अलग है उसका कोई। ठीक है, तो और ये अरेस्ट कब होता है, डिप्लोटिन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट में, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में ये रुका रहता है, जन्म के समय यही होना, उसके बाद में ये स्टार्ट होता है आगे। अब उसमें देखिए अपन जैसे उसमें आगे क्या होता है, इसके बाद में इसमें ये सेकेंडरी oocyte है ना, ये भी जो क्या है अरेस्ट मतलब रुक जाता है इसमें मियोसिस सेकेंडरी oocyte बन गया। अब बना है तो ये क्या हुआ इसमें, जो इसके बाद में जो 2 सेल बननी है ना उससे जो ओवम बनना है, इससे सेकेंडरी oocyte के बाद में ओवम बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी oocyte के बाद में ओवम बनना है। ओवम मतलब जो ह्यूमन के केस में, मनुष्य के केस में अपन एग ना कह करके, एग अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो वो तो अलग जो अदर एनिमल्स में भी एग वगैरह होते हैं, इसे अपन ओवा या ओवम के रूप में जानते हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, उसमें ये उसकी मेटाफेज में ये अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज में रुक जाएगा वहाँ पे। इसके बाद में ये ओवम में बदलेगा। ओवम में अब कब कैसे बदलेगा, क्या तो स्पर्म आएगा। ठीक है, स्पर्म आएगा तो क्या होगा, ये ओवम में बदल जाएगा। इसमें जो रिएक्शन वगैरह ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें होता है, अंदर में इस सेल्स में कैल्शियम रिलीज होता है और मियोसिस सेकेंड जो कंप्लीट होती है, वो अदर प्रोसेस है आपके काम का इतना ही है जो बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें या फिर आप इस ओवा के अगर आप पिन चुबो देंगे, सेकेंडरी oocyte है ना, आप इसके पिन चुबो दें कोई भी, तो क्या होगा, तो भी ये जो रिएक्शन हो जाएंगी सारी और ये ओवम में बदल जाएगा, या स्पर्म पहुंचेगा और फिर ये ओवम में चेंज हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं अपने फोलिकल क्या है। फोलिकल क्या होता है अपन, फोलिकल तो फोलिकल ये है, देखिए oocyte और जो फोलिकुलर सेल है, oocyte है ना, प्राथमिक oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है, प्राथमिक द्वितीय oocyte है, उनके बाहर अगर फोलिकुलर सेल जो चिपकी हुई होती हैं, लगी हुई होती हैं, इन दोनों को मिलाकर के अपन फोलिकल कहते हैं। ठीक है, और इन फोलिकल का निर्माण ओवरी में जो हार्मोन वगैरह आप जानते हैं, जो हार्मोन्स अभी बताए थे आपको, और ये जो दूसरे वाले जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, ये इसे फोलिकुलर पर वर्क करते हैं। जो सेकेंडरी फोलिकल है उसमें प्राइमरी oocyte होगा। ठीक है, फोलिकल जैसे फोलिकल है, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल, तृतीय फोलिकल। ठीक है ना, ये फोलिकल है। फिर उसके बाद में ग्राफिन फोलिकल नाम दिया था, जो ग्राफिन नाम के साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, उनके जो इन्होंने डिस्कवर किया था उसके ठीक है, बाद में वैज्ञानिकों ने ग्राफिन फोलिकल नाम दे दिया। तो यानी ये धीरे धीरे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण ये बड़ा होता है फोलिकल। तो प्राथमिक सेकेंडरी फोलिकल में प्राइमरी oocyte रहता है। सेकेंडरी oocyte किस में रहेगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, प्राइमरी oocyte है वो है सेकेंडरी फोलिकल में, सेकेंडरी फोलिकल फिर बड़ा हो जाएगा, टर्सरी oocyte में बदल जाएगा, तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH वो वर्क करेंगे इस पर, तो ये बड़ा हो जाएगा कुछ, और फिर क्या हो जाएगा, टर्सरी फोलिकल बड़ा होने के इसमें सेकेंडरी oocyte रहता है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में किससे बदलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण। और अब जैसे ये ग्राफिन फोलिकल बोलते हैं अपन इसे, ये ग्राफिन फोलिकल में क्या होता है, प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte है, ग्राफिन फोलिकल में सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ें। कॉर्पस लूटियम है वो आप आगे आप आशा करते हैं आप जानते हैं। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस का मतलब जो ये कॉर्पस एग है, लूटियम मतलब येलो। ठीक है, इस प्रकार से। और एम्फीबियन में इनमें थोड़ा सा अलग है,
जैसे अपन ने पढ़े ना एम्फीबियंस, जो मेंढक, फ्रॉग वगैरह, उसमें थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे। थैंक्स।